हेलो स्टूडेंट। आज हमारा अध्ययन का विषय है, टॉपिक है आंशिक रूप से विधि विरोध उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव, एग्रीमेंट्स विथ पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। आंशिक रूप का मतलब है थोड़े रूप में कुछ हद तक के लिए। आंशिक रूप से विधि विरोध उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव के संबंध में कुछ प्रावधान प्रोविजंस है, उनका हम वर्णन करेंगे। जिसमें पहला प्रावधान है अनेक उद्देश्य के किंतु एक ही प्रतिफल वाले ठहराव, सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ वन कंसिडरेशन। उद्देश्य यहाँ पे अनेक है लेकिन प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन एक ही है। देखने में ये आता है कि कभी कभी एक ही ठहराव के अनेक उद्देश्य होते हैं, ठहराव के उद्देश्य अनेक होते हैं जबकि प्रतिफल एक यानी एक मुश्त ही तय कर लिया जाता है। ऐसे में यदि एक ही उद्देश्य विधि विरोध होंगे, अनेक उद्देश्य है उनमें से एक भी उद्देश्य क्या हो जाएगा, विधि विरोध होगा, तो संपूर्ण ठहराव, जो संपूर्ण ठहराव है, पूरा ठहराव है, वो क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ वर्ड हो जाएगा। धारा कौन सी है इसमें, कौन सी धारा, 24 सेक्शन 24। वेयर देयर आर सेवरल ऑब्जेक्ट where there are several objects of agreement with a single consideration, the agreement is void if any of the objects in is unlawful, section 24। दूसरा है इसका बिल्कुल अपोजिट, एक ही उद्देश्य, उद्देश्य यहाँ पे क्या है, एक, किंतु अनेक प्रतिफल वाले ठहराव, सिंगल ऑब्जेक्ट विथ सेवरल कंसिडरेशन। कंसिडरेशंस कितने, सेवरल है यहाँ पे। कभी कभी ठहराव का कोई एक ही उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, एक होता है, किंतु इसके अनेक प्रतिफल यानी कंसिडरेशंस एक से अधिक दिए जाते हैं। ऐसे में यदि ऐसी कंडीशन है तो ऐसे में यदि एक भी प्रतिफल क्या होगा, विधि विरोध होगा, अनलॉफुल होगा, तो संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ माना जाएगा। इसमें भी सेक्शन 24। where there is only one object of agreement but has several considerations, the agreement is void if any of the considerations in unlawful। अब इस प्रावधान को और स्पष्ट समझने के लिए कुछ कंडीशंस, परिस्थितियाँ हैं, उनको हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले, जब ठहराव के विधिपूर्ण भाग यानी विधिपूर्ण माने मतलब लॉफुल को विधि विरोध यानी अनलॉफुल भाग से अलग किया जा सकता है, यानी सेपरेटेड किया जा सकता है। वेयर लॉफुल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अनलॉफुल पार्ट। यदि ठहराव के विधिपूर्ण भाग को विधि विरोध भाग से अलग किया जाता है तो न्यायालय विधिपूर्ण भाग यानी लॉफुल को परिवर्तित कर देगा, यानी इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे ढंग से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए व्यक्ति बी के यानी ए व्यक्ति को अपने लेखांकन कार्य को करने के लिए 15,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक पर अपॉइंट नियुक्त करता है। बी कर रहा है ए को कितने में, 15,000 रुपये में, अपने कोई कार्य जैसे लेखांकन कार्य है उसको काम करने के लिए, एंड उसमें 5,000 रुपये व्यय कार्य के लिए। जो 5,000 रुपये दे, जो 15,000 दे रहा है उसमें से 5,000 रुपये व्यय कार्य यानी लीगल कार्य करने के लिए, लेखांकन के लिए तय किया। अब 10,000 रुपये विधि विरोध कार्य के लिए, अनलॉफुल कार्य के लिए देना तय हुआ। तो यहाँ पे 15,000 में से 5,000 रुपये कार्य लीगल कार्य के लिए और
10,000 रुपये विधि विरोध यानी अनलॉफुल कार्य के लिए तो हुआ। यहाँ पर ए व्यक्ति जो नियुक्त किया गया था केवल 5,000 रुपये ही प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखता है तथा उसे कानून से परिवर्तित करा सकता है। ओके, यहाँ पे 5,000 रुपये ही ये व्यक्ति प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखता है, जबकि 10,000 रुपये जो विधि विरोध कार्य के लिए किया हुआ था वो प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी क्या हो सकता है इसमें, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब विधिपूर्ण एवं विधि विरोध कार्य को पृथक पृथक यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता। वेयर लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। कभी कभी ऐसे ठहराव में क्या होता है, कभी कभी किसी ठहराव में से विधिपूर्ण एवं विधि विरोध कार्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में संपूर्ण ठहरावी व्यर्थ, होल जो संपूर्ण जो ठहराव है वही क्या हो जाएगा, व्यर्थ, बेकार यानी वर्ड माना जाएगा। इसमें एग्जाम्पल पहले इसको एक बार देखते हैं। जब ऐसी ये भी कंडीशन आ सकती है, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब ठहराव आंशिक रूप से यानी पार्टली रूप से वैधानिक होता है, लीगली होता है, तथा आंशिक रूप से अवैधानिक होता है, इलीगल भी होता है। अगर वैधानिक होगा तथा आंशिक रूप से क्या है, लॉफुल है, तथा आंशिक रूप से अवैधानिक लॉफुल है। यदि ऐसे ठहराव को वैध एवं अवैध भाग को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है। ऐसे ठहराव को वैध, लीगल, वैध और अवैध इलीगल भाग को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो वैध भाग को, तो वे भाग वैध तथा अवैध भाग, जो अवैध भाग है वे ठहराव व्यर्थ होगा। वैध भाग तो क्या होगा, वैध हो जाएगा, और अवैध वाला भाग क्या हो जाएगा, व्यर्थ होगा। अब इसमें आगे देखना है, यही यदि ठहराव को वैध तथा अवैध भागों में अलग अलग नहीं किया जा सकता तो संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ होगा। इंपॉर्टेंट है इसमें, वेयर लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, देयर है lawful and unlawful part of consideration or object cannot be separated, the whole agreement is void। संपूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण ठहराव ही व्यर्थ होगा। अब इसमें एक कंडीशन ये आ सकती है पारस्परिक वचनों के संबंध में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग इलीगल। पारस्परिक वचनों के संबंध में जब कोई व्यक्ति एक वैध कार्य करने तथा दूसरा कार्य, एक कार्य तो कैसे कर रहा है, वैध कर रहा है, लीगल, तो दूसरा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ अन्य अवैध कार्य करने का वचन देता है। एक कार्य जो वैध है तो दूसरा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ अन्य अवैध कार्य करने का वचन देता है। तो यहाँ पे वचनों का पहला समूह तो वेद, ठीक है, वो वेद कार्य था, वो तो वेद अनुबंध, तो दूसरा समूह क्या हो जाएगा, व्यर्थ होगा। अब यहाँ पे इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं। इसको एक बार इंग्लिश में कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल्स एंड आल्सो अदर थिंग illegal, where person reciprocally promise first to do certain things which are legal and secondary under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promises is a contract, but second is a void agreement। क्या करना अपने को, इसका एग्जाम्पल ये है, ए बी से ठहराव करता है, ठीक है, दो कंडीशन आएगी यहाँ पे,
ए बी ठहराव कर रहा है, ए से बी ठहराव कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है कि वे अपना मकान उसे दे दे, यानी ए बी से ठहराव कर रहा है कि वे अपना मकान बी को 1 लाख रुपए में बेच देगा। ओके, तो यहाँ तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ठहराव किया जा रहा है, मकान तो बेच सकता है, तो ये ठहराव क्या है, वैलिड है, वैध है। किंतु यदि यदि वह उसे, दूसरी कंडीशन भी लगा रहा है, यदि उसे इलीगल काम यानी जुए खाने के रूप में प्रयोग करेगा तो उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। तो यहाँ पहले काम कार्य का वचन वैध है, क्योंकि मकान तो बेच सकता है, लेकिन दूसरा काम जो इलीगल है, जो क्या हो जाएगा, जुए खाने के रूप में प्रयोग करेगा तो उसे 5 लाख रुपए देगा। तो यहाँ पे दूसरे कार्य को करने का वचन व्यर्थ होगा, ये ध्यान रखना है। तो सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति एक वैध कार्य करता है, तो जैसे वो मकान बेच रहा था 1 लाख रुपए में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है वैध काम करने के लिए। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ अन्य अवैध कार्य करने का वचन देता है, तो उसने जुए खाने के रूप में अपना मकान देने के एवज में क्या 5 लाख रुपए देने होंगे, तो ऐसी बात कही थी। तो ये क्या है, ये दूसरे कार्य को जो वचन था वो क्या है, व्यर्थ है, ये ध्यान रखना है। अब तीसरी कंडीशन वैकल्पिक वचनों की दशा में, अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। यदि किसी अनुबंध में वैकल्पिक वचन है जिसमें एक भाग वैध है, लीगल है, दूसरा भाग अवैध है, लीगल है, तो वैध भाग को परिवर्तित करवाया जा सकता है, दूसरा भाग व्यर्थ होगा। इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच of which is illegal and the other illegal, the legal branch alone can be enforced कराया सकता है। इसको भी हम समझने के एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल ये है कि ए व्यक्ति बी को 10,000 रुपये देगा, ए व्यक्ति बी को 10,000 रुपये देगा, इसके बदले में वो उसे कोई भी खाद्य सामग्री दे देगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी खाने के लिए कोई भी चावल वगैरह दे देगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। लेकिन ये और दूसरी कंडीशन ये तस्करी से लाया गया सोना देगा। दो बातें कंडीशन जोड़ी है, ए व्यक्ति ए बी के बीच में हुआ है, तो ए व्यक्ति बी को 10,000 रुपये देगा, इसके बदले में या तो उसे क्या हुआ, खाद्य सामग्री चावल दे देगा, या तस्करी यार स्मगलिंग से लाया गया सोना देगा। तो यहाँ पे चावल देने का अनुमान तो प्रवर्तनीय है, वैध है, कोई दिक्कत नहीं, इन्फोर्सेबल है। जबकि तस्करी यानी जो स्मगलिंग से सोना देने का ठहराव किया गया वो व्यर्थ है। तो इस प्रकार वैकल्पिक वचनों की दिशा में तो ये ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये आंशिक रूप से विधि विरोध उद्देश्य में प्रतिफल के ठहराव। अब नेक्स्ट और लास्ट है व्यर्थ ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में जब ठहराव के प्रकार थे उसमें अध्ययन किया था, लेकिन इसका अलग से चैप्टर दे रखा है। व्यर्थ ठहराव कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक बार वापस हम देखते हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है व्यर्थ ठहराव वॉइड एग्रीमेंट का। ध्यान रखना है, जो वैध अनुबंध यानी जो लीगल अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड अनुबंध के लिए क्या होना हो सकता है, ठहराव एग्रीमेंट का होना प्रथम शर्त है। लेकिन ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए, ठहराव भी उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से वैध घोषित कर दिया गया। या अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं व्यर्थ ठहराव वह है जिसे कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता। ऐसा ठहराव पक्षकार के मध्य किसी प्रकार के वैधानिक दायित्व को उत्पन्न नहीं करता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन के पालन के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे
कौन कौन से ठहराव है जो स्पष्ट रूप से वैध घोषित करती है। इसमें इंग्लिश में ये है, एन एग्रीमेंट नो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ is said to be void. Such an agreement is nullity in the eye of law. It does not create legal obligation of their party. There are some agreements which have been expressly declared as void by the Contract Act. Such agreements are void because law declares them void even though they may have all essential of वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वैध ठहराव कौन कौन से हो सकते हैं, उनका हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन से वैध ठहराव वॉइड एग्रीमेंट हो सकते हैं। थैंक यू।